नमस्कार सबको। पिछले टर्म पर हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के परिभाषा इत्यादि के बारे में पढ़े हुए थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था, आपको बताया गया कि जो कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का जो हम अध्ययन करते हैं वो हम साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी अर्थात जिसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, उसके अंतर्गत हम इस कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका के बारे में आपको बताया गया कि कोशिका जो होता है वो जीवन की मौलिक इकाई होती है, अर्थात कोशिका ही एक ऐसा वह प्रमुख भाग होता है जो जीवन पर बेस्ड होता है, जो पूरी तरह हमारी जो लाइफ होती है, अर्थात प्रत्येक जो जीव होता है वह कोशिका पे ही बेस्ड होता है, उसी पे आधारित होता है। या यूं हम कह सकते हैं कि ये किसी भी जीव का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ की जो शुरुआत होती है वह कोशिका से शुरू होती है, उसे ही हम कोशिका कहते हैं। परिभाषा आपको बताया गया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इस लाइफ आर कॉल्ड सेल और कोशिका। ठीक है, आगे आपको बताया गया कि कोशिका की जो खोज मृत कोशिकाओं में, अर्थात कार्क के मृत कोशिकाओं में, लकड़ी का एक टुकड़ा, कार्क का एक टुकड़ा था, जिसके मृत कोशिकाओं में जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका का जो है एक सेल का जो है खोज किया था। बाद में एंटोनी वान लीवेनहक ने तालाब के पानी में बैक्टीरिया इत्यादि जैसे सूक्ष्म जीवों की खोज की और फिर वो सजीव कोशिकाओं के द्वारा उसकी खोज की गई। और भी हम तरह तरह के आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, कोशिका के बारे में और भी तरह तरह की बातें आपको बताई जा चुकी थी। आगे अगर हम बढ़ते हैं, जिसमें आपको ये बताया गया कि कोशिका जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है भाई? पहला आपको बताया गया कि कोशिका एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय भी होता है, जिसमें आपने बताया कि एक कोशिकीय का मतलब सिंपली ऐसे हमने बताया कि एक कोशिकीय का मतलब ये हो गया कि जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, हम अपनी नंगी आंखों से, नग्न आंखों से उस जीव को देख ना सकते हो, वो ऐसे जीव कहलाते हैं एक कोशिकीय। जैसे तरह तरह के आपने उदाहरण दिया, माइकोप्लाज्मा का दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी का दिया, कुछ बैक्टीरिया इत्यादि का दिया। इसी तरीके से जब हम बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं तो बहुकोशिकीय जीव में भी हमने देखा कि इसमें मैक्रोस्कोपिक टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसे हम आसानी से देख भी सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे जीव की जो संरचना होती है, ऐसे जीव का जो शारीरिक जो संगठन होता है वह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो इस तरीके से हमने अपने चैप्टर को जो है स्टार्ट किया। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो है जो आपका मेन पार्ट है, आपका जो दूसरा नया टॉपिक है वो आपका वो है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। अभी तक तो हम जो परिभाषा पढ़े हुए हैं, परिभाषा की दृष्टि से मान लें या हमारा जो अभी हमको समझ में आया है, इस बेसिस पे हमें इतना समझ में तो आ ही गया है कि कोशिका के जो प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आप प्रोकैरियोटिक की बात कर लो तो प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये दो प्रमुख वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। क्या है नाम इसका? प्रोकैरियोटिक। दो वर्ड यहाँ पे, एक प्रो है एक कैरियोटिक। प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब यहां पे क्या होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, और कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसको आप केंद्रक कहते हो। क्या समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक टाइप के जो सेल होते हैं उसमें केंद्रक कैसे होते हैं, पुराने टाइप्स के होते हैं, आद्य होते हैं,
प्रोकैरियोट तो समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो आदि होते हैं, वो पुराने होते हैं। दूसरा है आपका जो है यूकैरियोटिक। अगर हम यहीं पे यूकैरियोटिक को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है यूकैरियोटिक, दो वर्ड है यहां भी, क्या क्या, यू प्लस कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब तुमको यहां समझ में आ गया है, क्या है, न्यूक्लियस। यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ट्रू, कि हाँ भाई हाँ न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है, इसीलिए हम इसको सुविकसित केंद्रक भी, सुविकसित कोशिका के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आइए हम इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, अर्थात आदि होते हैं। बिफोर मतलब जो ये माना जाए कि सबसे पहला जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट टाइम, मतलब एक सेल से जो ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, वो हो गया आपके यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें अगर हम अंतर स्पष्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए कि इसके बॉडी का निर्माण, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनके बॉडी का निर्माण सिंगल सेल से हो रहा है, सिंगल सेल से हो रहा है, तो कैसे होंगे, सरल होंगे, सरल होंगे, सिंगल सेल से हो रहा है। दूसरा क्या होगा, सामान्य स्थिति हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ जाते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक का सेम अपोजिट यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाता है, इनकी जो बॉडी होती है यूकैरियोटिक सेल की, यह जटिल होती है। क्यों जटिल होती है, क्योंकि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए जटिल होती है। इनका शरीर, शारीरिक संगठन जो होता है बहुत जटिल होता है, और साथ साथ क्या होता है, बॉडी इनका भी क्या होता है, एक विशेष प्रकार का होता है। ये एक प्रमुख अंतर स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो बॉडी होती है वह सरल और सामान्य होती है, और यूकैरियोटिक में इसका सेम अपोजिट होता है। दूसरा बात होता है जो सबसे प्रमुख अंतर स्पष्ट करने की विधि होती है, वो होता है केंद्रक। केंद्रक हम यहाँ भी लिखते हैं और केंद्रक हम यहाँ भी लिखते हैं। हाँ, वही जो हम कैरियोटिक की बात किए थे, जिसे हम न्यूक्लियस कहें, ठीक है। इसमें क्या होता है अभी, यहाँ पे जब हम केंद्रक की बात करते हैं तो इसमें केंद्रक क्या होता है, अल्प विकसित होता है। कुछ सेल में देखा गया कि केंद्रक सेल के अंदर अल्प विकसित रूप में पाया जा रहा है, और कुछ कोशिकाओं में, एक मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या देखा गया कि केंद्रक बिल्कुल पाया ही नहीं गया, इसलिए उसको क्या कहा दिया गया, केंद्रक विहीन होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, या तो अल्प विकसित होगा या यूं कह सकते हैं हम कि केंद्रक होता ही नहीं। दूसरे यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका के सेल होते हैं उसके अंदर केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। इसमें आपको मालूम होगा कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन युक्त जो होता है वह इसी केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जो आप क्रोमोसोम कहते हैं। अगला आप इसमें जो है अंतर स्पष्ट करें तो अब इसके बाद की जो हम अगर हम अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, और यहाँ पे क्या होते हैं 70S या 80S प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या होता है 70S राइबोसोम होता है, इसमें क्या होता है 70 से 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। कोशिकांग का मतलब सेल ऑर्गन, कोशिका के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं उसे हम कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं पाया जाता है। अब
तो अंतर समझ में आ गया होगा भाई। इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है। तो जल्दी से 4-5 कोशिकाओं के नाम बता दीजिए। जैसे आप जानते होंगे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, लाइसोसोम, क्या है, राइबोसोम, लवक, प्लास्टिड जिसको आप कहते हो, आदि भी ऐसे कई कोशिकांग हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब हम आगे जो देखते हैं, अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वह पाया जाता है, जो आप एमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं, वही काम होता है। अगला इसमें क्या अंतर आप देखते हो कि बात आती है रिस्पायरेशन की, कि अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका रिस्पायरेशन कर कहाँ, इनका श्वसन जो होता है वह शरीर के कहाँ, किस भाग से होता है। तो इसमें जो रिस्पायरेशन होता है अर्थात श्वसन होता है वह कहाँ पे होता है, जीव द्रव्य कला में होता है, जीव द्रव्य कला में होता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे वो क्रिया कहाँ पे होती है, वह होता है श्वसन की जो क्रिया होती है वह पूरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अगला अगर देखते हैं तो इसके भाग में अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, और यहां पे क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। अभी हमने बता कि इसका बॉडी का अगर हम शेप साइज देखते हैं कैसा होता है, सरल होता है, सामान्य होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका कैसे होते हैं, जटिल होते हैं और एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको बताया गया कि जो न्यूक्लियस होता है तथा जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है या पाया ही नहीं जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं कि एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है, यहाँ दोनों 70S और 80S प्रकार दोनों के होते हैं। राइबोसोम अर्थात जो प्रोटीन संश्लेषण, बॉडी के प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिकांग पाए जाते हैं। अभी मैंने सेल ऑर्गन के बारे में बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोमियर आदि ऐसे कई कोशिकांग होते हैं जो इन्हीं कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वही आपके कोशिकांग होते हैं, और जो कोशिका के अंदर रहते हुए जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंग एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसी तरीके से कोशिका के जो अंग होते हैं वह कोशिका के अंदर रहते हुए पूरे बॉडी सेल के साथ साथ अपने दूसरे सहयोगी सेल की भी मदद करते हैं। इसके बाद इसमें क्या हमने बताया कि आपको हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो श्वसन की क्रिया होती है वह प्रोटोप्लाज्म में होती है, वो जीवद्रव्य कला में पूरी होती है, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हो। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हो, यहाँ पे जो श्वसन की क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पे रिक्तिका नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे रिक्तिका पाई जाती है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। अगर हम सेल की बात करते हैं कि भाई अब तो इतना समझ में हमको आ गया कि जो सेल होता है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया या अभी बता रहा हूँ कि ये आपकी कोशिका है, यही आपकी कोशिका है। इसकी कोई शेप एंड साइज निश्चित नहीं होती है, क्या गोल होगा या रेक्टेंगुलर शेप में होगा या लंबा होगा कि पतला होता है, बेलनाकार होता है, ऐसा कोई शेप साइज नहीं है, या किसी भी शेप में किसी भी साइज में जो है अपने आप को बदलता रहता है। तो ये आपका एक सेल है, सेल के भीतर एक पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसे आप केंद्रक कहते हो, और इसी केंद्रक के अंदर भरे होते हैं तरल पदार्थ, एक जेली लाइक रचना, जिसे आप कहते हो जीवद्रव्य।
यही क्या होता है, ये जीव द्रव्य होता है। ये क्या होता है, ये होता है केंद्रक होता है, और ये क्या होता है, यह एक आवरण होता है जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो कि ये आपका एक रूम है, रूम की चारों दीवारें हैं, जो आप ये दीवार देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करती है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या देखते हो, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और इसके चारों तरफ एक लिक्विड तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे आप जीव द्रव्य कहते हो, जिसे आप प्रोटोप्लाज्म के नाम से या साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। आगे हम कोशिका के प्रकार के बाद, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अध्ययन करने के बाद हम कोशिका की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि वास्तव में सेल की कोई शेप एंड साइज निश्चित नहीं होती है, वह कई प्रकार के होते हैं, बेलनाकार भी होते हैं, छड़ाकार भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, आयताकार भी होते हैं, गोलाकार भी होते हैं। तो ऐसी कई संरचना होती है हमारे कोशिका की। लेकिन अब इसमें भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिका की जो संरचना होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है, तो आप बताते हो कि माइकोप्लाज्मा सेप्टिकम होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी जो सेल होती है वह सबसे छोटी कोशिका होती है, अर्थात एक कोशिकीय जीव होता है। या अगर ये नाम नहीं दिया होगा तो PPLO करके नाम दिया होता है, जिसे हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है, सबसे छोटी जो सेल होती है वो होता है। आगे हम अगर देखते हैं कि भाई सबसे बड़ी सेल जो होती है वो किसका होता है, वह होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का, जिसका जो व्यास होता है वह लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह होती है तंत्रिका तंत्र की, अर्थात नर्वस जो टिश्यूज होते हैं, नर्वस जो सेल होते हैं उसकी होती है, जिसकी जो लंबाई होती है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर 1 मीटर तक की होती है। तो इस तरीके से आपकी सबसे छोटी कोशिका, आपकी सबसे बड़ी कोशिका और आपकी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र 1 से 1.5 मीटर जिसका लंबाई होता है, ये हम देखते हैं। अगले वीडियो में अब हम लोग जो है जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें जो आने वाले क्रमशः जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके चित्र के बारे में, उसके चित्र को एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।